वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन फुल कोर्स टेस्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सवाल आ जाता है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होंगे। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन से मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, और अगर वो यूनिफॉर्म से मूव कर रही है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इनका रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली वेरिएबल होती है, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो वेलोसिटी आपके पास वेरिएबली वेरिएबल होती है, और जब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होती है तो तब सिर्फ वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो अब यहाँ पे बोला हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ये पहला केस, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, वेरिएबल होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे मुझे वेलोसिटी वेरिएबल बनानी है तो उसका कर्व या तो यूं होगा या तो यूं होगा, यानी कि हमेशा क्या आएगी, कर्व्ड लाइन आएगी टू शो क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो मतलब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, और फॉर वेरिएबल वेलोसिटी वी ड्रॉ अ कर्व लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ पैराट्रूपर्स ओपन हिज पैराशूट इस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पैराट्रूपर खुद नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसके मोशन का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो मोशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। लेकिन जब वो अपना पैराशूट ओपन करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी और वो किधर हो जाएगी, टूवर्ड्स स्काई हो जाएगी, क्योंकि वो मोशन का कौन सा डायरेक्शन है, टूवर्ड्स ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी और ऑपोजिट होकर वो स्काई की तरफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा जी, एट एंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, यानी कि वी आई वाई जो है हमारे पास वो 50 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट टॉप। अच्छा, यानी कि हमें वेलोसिटी एट टॉप फाइंड करनी है। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी एट टॉप जो है वो इक्वल होता है वी एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वी आई वाई लिखूँ तो वी वाई इक्वल होता है वी साइन थीटा के, ठीक है। यहाँ पर मैं वी वाई अगर कर दूँ तो वो आ जाएगा 50, वी साइन 30 हाफ होता है हमारे पास, वो हाफ इधर चला जाएगा और वी की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है। अब वी एक्स स्टूडेंट्स इक्वल होता है वी कॉस थीटा के, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, ये कॉस हमारे पास आ जाएगा 30, कॉस 30 इज 0.86, तो ये हमारे पास हो जाएगा 86 मीटर पर सेकेंड, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, द पीस हैविंग मोर मास विल हैव डैश देन द स्मॉल पीस। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, जब बम एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, जब भी कोई बम एक्सप्लोड करेगा तो लेट्स से अगर ये बम है हमारे पास और ये दो पीसेस में एक्सप्लोड करता है, ये आपका कैपिटल एम है यानी कि ग्रेटर मैस है, ये आपका स्मॉल एम है यानी कि स्मॉल मैस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड की मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इसका मैस ज़्यादा है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी और ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को इक्वल करना है, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ताकि ये दोनों इक्वल हो सकें। तो द पीस हैविंग मोर मास विल हैव लेस वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपने क्या करना है, W इज इक्वल टू एफ टी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पर फोर्स हमारे पास 20 दी हुई है, डिस्टेंस हमारे पास 5 है, कॉस आ जाएगा और 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू 50 जाओ। ठीक है, लेकिन ये बात आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिखा होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, W इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा करते। तो जब भी लफ्ज़ वर्टिकल का यूज़ हुआ होगा तो आप कॉस थीटा नहीं यूज़ करेंगे, आप लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अच्छा, सिंपल सा सवाल है कि एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, एक गाड़ी है, वो कंटिन्यूसली जा रही है लेट से 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के माइंड में यह आया होगा कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है तो वर्क ज़ीरो है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इस वजह से नहीं है कि असल में इस गाड़ी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ये नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट वर्क डन ज़ीरो है और नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। एक इस गाड़ी का इंजन इस पे फोर्स लगा रहा है जो कि इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरा इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है जो कि इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। और वर्क डन बाय इंजन जो है वो इक्वल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और नेट वर्क डन जो है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो दोनों अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन नेट वर्क डन कितना है, ज़ीरो आ रहा है। तो अब हम अपना सवाल देखते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज मोर देन वर्क डन बाय कार, नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज लेस देन वर्क डन बाय कार, नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय कार। तो सी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन और कार इक्वल है, इस वजह से नेट वर्क डन जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 3 फील्ड्स आपके पास कंजर्वेटिव होती हैं। कौन कौन सी फील्ड्स आपके पास कंजर्वेटिव होती हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। ये 3 फील्ड्स आपके पास कंजर्वेटिव होती हैं, और इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रीपिटल फील्ड, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी असल में हम लिखते तो इस तरह से हैं कि हाफ mv², लेकिन ये इक्वेशन दरअसल इस तरह से आई है कि काइनेटिक एनर्जी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटीज। तो ये v डॉट v है, और सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी असल में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द लीस्ट एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 मेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻−19। तो ओवरऑल ये हमारे पास बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻−13 जूल। 1 अर्ग की अगर मैं बात करूं तो 1 अर्ग इक्वल होता है 10⁻−7 जूल के। 1 जूल जो है वो 1 जूल आ गया, और 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 एक्सपोनेंट 10⁻6 जूल्स होता है, यानी कि 3.6 मेगा जूल्स होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये सबसे कम है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द लीस्ट एनर्जी इन द गिवन ऑप्शंस। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन 2 टाइम्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि 2p को हमने इक्वल किया है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को इक्वल हमें करना होता है हाफ p × v के। अब यहाँ पर p जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2p के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हाफ p × v, ये p कैंसिल हो जाएगा और v इक्वल आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड के, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सवाल है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, इट्स लीनियर वेलोसिटीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट चीज़ें दी हुई हैं, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, हमें एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड और लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछी हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल होती है आर ओमेगा के, यहाँ पर आ जाएगा आर, ये आ जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 इज 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि डायरेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डिपेंडेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये बॉडी भी सर्कल में घूम रही है और ये बॉडी भी सर्कल में घूम रही है, इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है उसकी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है, इसी तरह उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी सेम डायरेक्शन होता है। लेकिन जिस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है उसकी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसी तरह उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें या तो ये दोनों आए या तो ये दोनों आए। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन यस। ठीक है, ये देखें इनका डायरेक्शन v और a का चेंज हो रहा है जब ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अ मास इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, एट विच पॉइंट ऑफ द मोशन इट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू ब्रेकेज। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है, इसमें मैं बॉल को इसको घुमा रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आपको 3 पॉइंट्स पे टेंशन का पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपको टॉप पे पता होना चाहिए कि टॉप पे जो टेंशन होती है वो इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है टेंशन प्लस वेट के, या टेंशन इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट के, और ये आपके पास मिनिमम टेंशन होती है। बॉटम पे अगर मैं बात करूं तो बॉटम पे स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है टेंशन माइनस वेट के, या टेंशन इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के, और ये आपके पास मैक्सिमम टेंशन होती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है ब्रेकेज के लिए, तो जो बॉटम पॉइंट ऑफ द सर्कल होता है इट इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू ब्रेकेज, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा एट बॉटम ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन वी कंपेयर टू क्लॉक्स विद रेडियस इन द रेशियो ऑफ 2:3 and we observe them for 10 minutes, the ratio of displacement covered by the minute hand of the two clocks will be। देखिए स्टूडेंट्स, हम कौन सी, इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दो क्लॉक्स हैं हमारे पास, एक स्मॉल क्लॉक है एक लार्ज क्लॉक है। ठीक है, दोनों के हम मिनट हैंड को ऑब्जर्व करते हैं फॉर 10 मिनट्स, यानी कि ये इतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इन्हें मेजर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर 10 मिनट्स तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ने सेम कवर की होगी, क्योंकि दोनों सेम एंगल मूव करेंगे सर्कल के अंदर। जाहिर बात है अगर दोनों ने 10 मिनट्स कवर किए तो दोनों का ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये क्या होगा, सेम होगा। अगर थीटा सेम हो जाए तो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा अगर सेम हो गया तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि S1 ओवर S2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। अब R1 ओवर R2 का आंसर है मेरे पास 2:3, तो S1 ओवर S2 भी क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो फिर हमारा आंसर 1:1 होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। हम अगर एक्सट्रीम पोजीशन ड्रॉ करें ना सिंपल पेंडुलम की, ये लेट से हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लें, ये आ जाएगा इसका वेट और ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री बनाने के लिए एंगल। अब ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आपका थीटा आ गया, सही है।
सॉरी, ये लाइन थोड़ी सी गलत ड्रॉ हुई है, ये लाइन इस तरह करके ड्रॉ होती है। अच्छा, ये एक लाइन आ गई आपके पास, ये आपकी बॉल ने नीचे जाना है और ये सेकंड लाइन आ गई, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स कि ये वाली जो लाइन है जिसको मैं अभी ये जिसको मैंने डबल ट्रिपल लाइन में किया है, ये आपके पास वेट है। तो ये वाली लाइन हो गई, ये वेट कॉस थीटा हो गई, और ये नीचे वाली लाइन जो है ये वेट साइन थीटा हो गई। अब ये जो वेट साइन थीटा है, ये देखें ये वापस जाने के डायरेक्शन में, तो दिस इज आवर रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। लेकिन अगर मैं कॉस थीटा को देखूं तो वो देखें टेंशन के डायरेक्शन में, ये देखें कॉस थीटा और टेंशन सेम डायरेक्शन में, तो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन विच इज 2 मीटर अवे इज 4 सेकेंड। बेसिकली ये है कि आपके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन पोजीशन है और एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। इधर ये दिया हुआ है कि जब एक मास स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जाता है तो उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। यानी कि एक्सट्रीम से मीन तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। सही है। तो अब ये पूछा है हमसे कि देन द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर व्हेन इट इज रिलीज्ड। 2 मीटर के लिए कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। तो एक्सट्रीम से मीन जाने के लिए कितना लगेगा, 2 सेकेंड लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM एट गिवन डिस्प्लेसमेंट इज डैश वेयर x नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपली इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है हाफ के एक्स स्क्वेयर। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर बाय हाफ के एक्स स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये हाफ से कट जाएगा, के से कट जाएगा, और नेट हमारे पास बचेगा एक्स नॉट स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेज ऑफ वाइब्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो स्टूडेंट्स, फेज जो है वो हमें पोजीशन के बारे में भी बताती है और डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन अ साउंड वेव्स आर पास थ्रू अ पोलराइजर, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, जब साउंड वेव्स जो हैं उनको हम पोलराइजर से पास करते हैं तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो अगर साउंड वेव्स पोलराइज ही नहीं हो सकती तो ना उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, ना वेवलेंथ, ना फ्रीक्वेंसी, तो नन ऑफ द अबव इज चेंज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशियो ऑफ सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी टू ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली आपसे पूछा गया है कि F2 ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय F3 ऑफ क्लोज पाइप, ये आपसे पूछा गया है। तो F ओपन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम करते हैं NV/2L, और क्लोज के लिए जो हम करते हैं वो हम करते हैं 2n-1V/4L। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा V से कट जाएगा, L से कट जाएगा, और 2 कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2n/2n-1। ये ऊपर वाले n की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी क्योंकि वो 2 हो जाएगी क्योंकि वो
2 का बोला हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से काफ़ी लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व किया होगा कि F2 ओपन डिवाइडेड बाय F3 क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर आपने किया होगा NF1, और यहाँ पे आप लोगों ने किया होगा 2n माइनस F1। F1 को कैंसिल कर दिया होगा, यहाँ पर आपका आंसर 2 आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ार 2/5 आया होगा, ठीक है। तो और ये आप लोगों ने कहा होगा कि ऑप्शन नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि F1 ऑफ क्लोज इज़ नॉट इक्वल टू F1 ऑफ ओपन, तो ये वाला मेथड गलत है। जब भी ओपन और क्लोज का होगा तो आप कंप्लीट इक्वेशंस को लेके चलेंगे, तो ऑप्शन जो बी है 4/5 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 वेव्स विल शो परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब शो करेगी और परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव कब शो करेंगे। तो परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट जब फेज डिफरेंस आपके पास 0 डिग्री होगा या पाथ डिफरेंस n लैम्डा की फॉर्म में होगा, यानी कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह करके होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब शो होगी जब फेज डिफरेंस आपके पास 180 डिग्री होगा या पाई होगा, या फिर पाथ डिफरेंस आपके पास n प्लस हाफ लैम्डा की फॉर्म में आएगा, यानी कि 3/2 लैम्डा, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 लैम्डा, इसी तरह फिर 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, इस तरह करके होगा। तो यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वो होगी जब 0.5 में जा रहा होगा, तो ए ऑप्शन जो है 4.5 लैम्डा, या इसको मैं इस तरह 9/2 लैम्डा भी लिख सकता हूँ। जब ये पार्ट डिफरेंस होगा तो आपके पास परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेस्मिक वेव्स आर एग्जांपल ऑफ, तो ये आपकी बुक से लाइन उठाई गई है, तो सेस्मिक वेव्स आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि इसमें प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर वाइब्रेट कर रही होती हैं, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस नहीं कर रही होती। नेक्स्ट है जी कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे कैन नॉट हैव डिफरेंट डैश, हाउएवर दे कैन हैव डिफरेंट डैश। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा आप कि जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना तो लैम्डा भी सेम होगा और टाइम पीरियड भी सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो और ये दोनों सेम ना हो। और एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी हमेशा ही सेम होती है, और कितनी होती है 3.8 3 × एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब कौन सी चीज़ें हैं जो इस पर डिपेंड नहीं करती, तो एक इंटेंसिटी इस पर नहीं डिपेंड करती, दूसरा एम्पलीट्यूड इस पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तो अब डिफरेंट से अगर आप जाएं तो डिफरेंट, अभी मैंने बताया कि ना वेलोसिटी हो सकती है ना वेवलेंथ हो सकती है, यहाँ पे भी नहीं, तो एक ही चीज़ है डिफरेंट जो फिट आ रही है वो इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी कैन बी डिफरेंट, और देखें इसका दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, वेलोसिटी, तो दे कैन नॉट हैव डिफरेंट वेलोसिटी, हाउएवर दे कैन हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है जी कि व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई वेव जो है वो रेयर में जा रही है और वो डेंसर से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, रेयर से जाके डेंसर में करती है, तो इस तरह से होगा कि अगर वेव यूं करके जा रही है तो वो ऑपोजिट वापस आएगी, ठीक है। यानी कि देखें यहाँ पर गया ट्रफ है, वापस जो है वो क्रस्ट आया है, यानी कि जो इनके बीच में फेस आएगा वो 180 डिग्री का आएगा या पाए का आएगा। लेकिन अगर कोई वेव डेंसर में जा रही है और वो रेयर से रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये डेंसर है और ये आगे रेयर है, ये रेयर है, तो अगर वेव यूं करके जा रही है और वो इस तरह करके ट्रफ पे हिट करती है तो वो इसी तरह वापस आएगी, यानी कि उसके जो फेस है वो कितना आएगा, चेंज 0 डिग्री का आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आएगा, सी, पाई का। अगर रेयर मीडियम में डेंसर से रिफ्लेक्ट करती है तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ सिस्टम इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज मोस्ट एफिशिएंटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, किस सिस्टम में हीट मोस्ट एफिशिएंटली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क 0 हो जाएगा, जितनी भी हीट आप देंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में जाएगी। और वर्क किस में 0 होता है, वर्क हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस। क्यों,
क्योंकि आइसोकोरिक में हम जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि बस्टिंग ऑफ टायर अगर लिखा हो या आपके पास लिखा हो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास क्या हैं, इडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैपिड होते हैं। अब यहाँ पर इडियाबैटिक के दो दिए हैं, इडियाबैटिक कूलिंग या हीटिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज इडियाबैटिक कूलिंग, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन होती है हाई प्रेशर में जाके, तो बहुत जल्दी कंडेंस करते हैं, इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इडियाबैटिक कूलिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी कि एन आइस इज फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द लेक, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर आइस। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक से लिया गया है, ये पॉइंट वो जो आपके चैप्टर नंबर 10 में स्मॉल एक एरियाज दिए हुए हैं जिधर आपसे सवाल किए हुए हैं, तो ये वहाँ से लिया गया है। अब क्या है कि अगर ये लेक है, ठीक है, पहले इसके ऊपर हीट डायरेक्टली फॉल कर रही थी, ठीक है, हीट इसको मिल रही थी, लेकिन जब इसके ऊपर आइस बन जाएगी, ये सारी अगर आइस बन गई है, तो आइस विल एक्ट एज इंसुलेशन, और जब वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी तो अब उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिलीज नहीं हो सकेगी इनटू द एनवायरनमेंट। तो जब वो हीट कम रिलीज होगी तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस इफ यू मूव फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ अ हॉलो चार्ज स्फीयर विल बी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जो कि अंदर से बाहर से आपने चार्ज किया हुआ है, तो इनसाइड इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइज ही नहीं करेगी कभी, मैं जितना भी रेडियस ज़्यादा करूँ ये ग्राफ वाई एक्सिस से ऊपर नहीं आएगा, 0 पॉइंट से ऊपर नहीं आएगा, तो ये ग्राफ प्लॉट ही नहीं किया जा सकता। तो नन ऑफ दीज जो है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज दिस ग्राफ कैन नॉट बी प्लॉटेड, क्योंकि ग्राफ 0 से ऊपर उठेगा ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी हैं और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी हैं, लेकिन ये एक्चुअल फील्ड को शो करती हैं। तो इमेजिनरी लाइंस विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये लाइंस असल में खुद इमेजिनरी होती हैं, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन देती हैं वो एक्चुअल होती है। तो ए ऑप्शन जो है कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है, ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, इधर सेंटर में आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि ये किस प्लेट की तरफ जाएगा और कितनी एक्सेलरेशन से। देखें, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जाएगा तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ से, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इन्हीं में से कोई ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगी, और फोर्स यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेगेटिव प्लेट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज डिसकनेक्टेड कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर अब स्टूडेंट बात हुई हुई है डिसकनेक्टेड कैपेसिटर की, ठीक है। अब कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में ये बात मैं आप लोगों को पिछले संडे टेस्ट में भी पढ़ा चुका हूँ कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड कैपेसिटर में ये फ़र्क होता है कि कनेक्टेड कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है और Q इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से C इज डायरेक्टली Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। लेकिन डिसकनेक्टेड कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है, तो Q इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि मैंने डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को ज़्यादा किया है तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी होगी। अब डिसकनेक्टेड कैपेसिटर में हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वल होती है हाफ Q² बाय C के, क्योंकि इसमें चार्ज कांस्टेंट होता है, और कनेक्टेड कैपेसिटर में हम कहते हैं हाफ CV² के। अब अगर मैंने डिस्टेंस जो है
वो कम किया है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जैसे कि सवाल में भी लिखा हुआ है। और इधर एनर्जी जो है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी आपके पास यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इनमें से कौन सा जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करें अगर हम, तो ये आता है कि यहाँ से असल में टाइम कांस्टेंट निकलता है, तो टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है आर सी के, तो सी इक्वल हो जाएगा टी बाय आर के, यानी कि सेकंड पर ओहम, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओहम इनवर्स सेकंड, तो ये इसका यूनिट हुआ। और फेरेड तो उसका ऐसा यूनिट है, तो बोथ ए एंड बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि इफ़ ऑल द रेजिस्टर्स इन द फिगर बिलो आर इक्वल टू 2 ओहम देन फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना ये जो डायग्राम है ना, ये आपको टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये टिपिकल व्हीटस्टोन सर्किट है। और व्हीटस्टोन सर्किट में याद रखिएगा कि सेंटर वाले रेजिस्टर को हम 0 लेते हैं। अब ये टॉप पे नंबर 1 और नंबर 2 सीरीज में हो जाएंगे, तो इनकी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 + 2 4। और इसी तरह ये थर्ड रेजिस्टर और फोर्थ रेजिस्टर भी सीरीज में हो जाएंगे, तो इनकी भी हो जाएगी 2 + 2 4। और ये ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो आपस में पैरेलल पे हो जाएंगे, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी R/N। दो रेजिस्टर लगे हुए कितने के, 4 के, तो ये कट के आंसर आ जाएगा 2 ओहम, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि टू मेटल वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन हैव रेजिस्टिविटी P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट टुगेदर, देयर नेट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू। अब ये स्टूडेंट्स आपकी बुक की एक्सरसाइज से सवाल लिया गया है, ठीक है। अब इस तरह होता है कि लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास दो वायर्स हैं, उनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, पहले से 2L हो जाएगी। इनका एरिया जो है वो सेम रहेगा A, और इनकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो मेरे पास हो जाएगी R1 + R2। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो नेट L/A, यहाँ पर आ जाएगा रो 1 L/A, यहाँ पर आ जाएगा रो 2 L/A, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो नेट लेंथ है इनकी वो है 2L, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 रो N L/A इज इक्वल टू रो 1 L/A प्लस रो 2 L/A। यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, L भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास रो 1 + रो 2, वो 2 उधर जाके डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वन रेटेड एज 240 वोल्ट एंड अदर रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन एन ऑफिस, वी कैन से दैट। अच्छा, रेजिस्टेंस बेसिकली हमें बतानी किसकी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स पावर इक्वल होती है हमारे पास V²/R के, तो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी हमारे पास V²/P के। अच्छा, फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूं तो बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, अगर V हमारे पास सेम हो, जो कि इस केस में हमें सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर V सेम है तो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है, यानी कि जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो 40 वॉट बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसकी पावर क्या है, कम है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज टू दैट इन पैरेलल, अगर इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए इफ़ इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर इक्वल रेजिस्टर्स सीरीज के लिए हम लिखते हैं NR और पैरेलल के लिए हम लिखते हैं R/N। अब इन दोनों को हम रेशियो निकाल लेंगे, तो RS इक्वल हो जाएगा NR के, RP इक्वल हो जाएगा R/N के, ये कैंसिल हो जाएगा, N ऊपर चला जाएगा और N² जो है C ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है इनमें से, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर, ठीक है। तो ये वाली बात तो ठीक है, क्यों, क्योंकि B = μ0I
डिवाइडेड बाई 2πr। ये बात एम्पेयर ने कही है। करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है, करंट पे नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये भी गलत है क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो ए ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी सेलेक्टर में ज़रूरी है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हों, तभी वो एक्ट कर सकते हैं एज अ वेलोसिटी सेलेक्टर, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें रेडियस और मोमेंटम की बात की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल हो जाएगा p बाय क्यू बी के, ये रेडियस की इक्वेशन है। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि इनका जो एंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस, यानी कि r सेम है, तो p और q का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, यानी कि p ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन के ऊपर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल मूव करते हैं ना सेम रेडियस, यानी कि रेडियस सेम है, और मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो फाइंड करना है। अब हम रेडियस की ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें मोमेंटम आता है, तो वो हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी। अब आर सेम है तो पी और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, तो पी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई पी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ये होता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल हो जाएगा और 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिव्स अस द डायमेंशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल होता है बी डॉट ए के, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी असल में बी को कहते हैं, तो ये बी डॉट ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, तो ए बच जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि मेटालिक रिंग इज फॉलिंग ऑन एन अदर मेटालिक रिंग हैविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट इन इट, यानी कि एक मेटालिक रिंग है हमारे पास, वो क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, तो जब वो क्लॉकवाइज करंट कैरी करेगा तो हमें ये पता चलेगा कि नीचे वाली साइड नॉर्थ एक्ट करेगी, ऊपर वाली साइड साउथ एक्ट करेगी। अब जब एक और मैग्नेट इसके ऊपर फॉल करेगा तो ये साउथ उसको रिपेल करने के लिए, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पर साउथ बनाएगा, अपर वाली साइड नॉर्थ हो जाएगी, और ये साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसकी एक्सेलरेशन अगर पहले ए थी तो अब लेस देन जी हो जाएगी, अगर पहले जी थी, क्योंकि अब ये स्टॉप होके गिरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विल फॉल विद एक्सेलरेशन लेस देन जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि लेंज़ेस लॉ एक्सप्लेन्स व्हाट। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एम्पेयर्स ने एक्सप्लेन किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज़ेस लॉ की बात आती है, क्योंकि वो हमें इंड्यूस्ड करंट का बताता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल वी के क्यू बाय आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ए वोल्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 3/6 ऑफ अ सब्सटेंस इज डिकेड आफ्टर 12 आवर्स, द क्वांटिटी ऑफ अनडिकेड आफ्टर 24 आवर्स इज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए ना सबसे पहले आपको हाफ लाइफ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हाफ लाइफ इक्वल होता है अनडिकेड इज इक्वल टू इनिशियल बाय 2n, लेकिन यहाँ पर हमें अनडिकेड नहीं दिया हुआ, डिकेड दिया हुआ है। तो 3/6 अगर डिकेड है तो अनडिकेड इक्वल हो जाएगा इनिशियल माइनस डिकेड। अब इनिशियल को हम ले लेंगे 1, तो 1 माइनस 3/6 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6, और
3 ये हो जाएगा 1/2, यानी कि अनडिकेड हाफ है, तो डिकेड भी कितना होगा, हाफ, और वैसे भी अगर आप ये देखें तो ये 1/2 बन जाता है, यानी कि आफ्टर 12 आवर्स 1/2 अनडिकेड है और 1/2 डिकेड है। तो आफ्टर 24 आवर्स क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हाफ हाफ हो गया तो इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 12 आवर्स है। तो अगर मैं कहूँ कि एक कंप्लीट सब्सटेंस है तो आफ्टर 12 आवर्स वो 1/2 हो जाएगी और आफ्टर 12 मोर आवर्स वो 1/4 रह जाएगी। तो इसका आंसर है ए, 1/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन वाई एक्सिस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन एक्स एक्सिस, देन ग्राफ विल शो अ। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन वाई एक्सिस, तो मैं फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स जितना भी बढ़ाता जाऊं, फ्रीक्वेंसी का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का करंट पे इफेक्ट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। की फ्रीक्वेंसी में जितनी भी बढ़ा लूँ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली की हम वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती हो, तो ये हो जाएगा H/2m/ke। अब यहाँ पर हमें बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो लेमडा का मैस के साथ इन्वर्स का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय अंडर रूट मैस ऑफ प्रोटॉन। अब मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 4/1 विच इज इक्वल टू 2/1। ये बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट 2/1। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि वाइन प्रेजेंटेड द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये ना बेसिकली हमारे पास आया है वाइन्स कांस्टेंट से। वाइन्स कांस्टेंट ने क्या कहा था कि जो शिफ्ट आती है आपके पास, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास लेमडा जो है वो शॉर्टर होता जाता है, ठीक है। तो इसने एक्सप्लेन किया था शॉर्ट वेवलेंथ के आने को, कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो शॉर्ट वेवलेंथ क्यों आता है, और उसने ये इक्वेशन दी थी कि लेमडा मैक्स और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि जिस लैम्डा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है उसका और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है। और यहाँ पर जब हमने कांस्टेंट लगाया था तो यहाँ पर हमें वीन्स कांस्टेंट या वाइन्स कांस्टेंट लगाना पड़ा था, तो ये हो जाएगा शॉर्ट वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि द इन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन में क्या होता है कि जब भी पीएन जंक्शन बनता है हमारे पास, तो लेट्स से अगर ये P है और ये N है, तो N के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन N के डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आयंस होते हैं, और P के पास होल्स होते हैं लेकिन P के डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेंटर में अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड असल में N से P की तरफ जा रही है क्योंकि N के पास पॉजिटिव आयन है और P के पास नेगेटिव आयन है। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम N टाइप टू P टाइप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि ना फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग एट 100 हर्ट्ज AC मीन्स देन द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट DC विल बी। अच्छा, अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमें पता है कि FDC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FAC। यहाँ पर FAC हमारे पास 100 हर्ट्स है तो ये हो जाएगा 200 हर्ट्स। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/200 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 50 मिली सेकेंड, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है जी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट व्हाट इज एमिटेड। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों हमारे पास हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट सवाल है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश रेस एंटी न्यूट्रिनोस आर रिलीज्ड। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास बीटा नेगेटिव रे निकलती है तो न्यूट्रॉन ब्रेक होता है और वो क्या बनाता है, प्रोटॉन
एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। और जब भी बीटा पॉजिटिव रे एमिट होती है तो प्रोटॉन ब्रेक होता है, वो आपके पास बनाता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है एंटी न्यूट्रिनो का, तो एंटी न्यूट्रिनो जब भी निकलेगा तो क्या एमिट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ होगा बीटा नेगेटिव रे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है जी कि लाइंस ऑफ पास्चन सीरीज कैन बी रिटन एज डैश। ठीक है, लास्ट लाइन का मतलब होता है n को हमने इन्फिनिटी लेना है, तो पास्चन सीरीज के लिए हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/9, या सिंपली मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ 9/r, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि एनर्जी बिलो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि एनर्जी लेस देन 0.5 इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 0.5 से 1 तक ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास क्वांटम इफेक्ट के, और 1 से ज़्यादा एनर्जी के चांसेस हैं आपके पास पेयर प्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जिसकी एनर्जी 1 से ज़्यादा है, 5 से कम है, तो वो क्या कॉज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन एंड होती है। अब इंशाल्लाह अपने फाइनल संडे टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।